हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीगल रीजनिंग के से रिलेटेड, क्योंकि लीगल रीजनिंग दोस्तों एनएलएसएटी में भी पूछी जाएगी, क्लैट, बीएचयू, डीयू और बाकी लॉ एंट्रेंसेज में ऑलरेडी पूछी जाती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। और अगर आप मेरी पेड लाइव क्लासेस में अपने आप को इनरोल कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इंक्वायर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब भी कोई लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आए तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो ये कि कभी भी इमोशनल नहीं होना है। कहीं आपको लगे कि अरे यार, इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, इतना हीनियस ऑफेंस, इसको तो सजा मिलनी चाहिए, आज मैं इसको सजा दिला के रहूंगा, और वो वाला ऑप्शन आप मार्क कर दें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो 90% केस में आप रॉन्ग ऑप्शन को मार्क कर रहे होंगे। दूसरी बात ये कि अगर आपको दो ऑप्शन बहुत सिमिलर लगे तो आपको वो वाला ऑप्शन मार्क करना है जो आपके प्रिंसिपल को रिजेंबल कर रहा हो, और प्रिंसिपल को आपको फैक्ट्स पे अप्लाई करना है हमेशा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो ऑफेंस ऑफ चीटिंग क्या है और फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, ऑफेंस ऑफ चीटिंग डिफाइंड है अंडर सेक्शन 418 ऑफ आईपीसी। एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूं कि मानिए आप ए हैं, आप बी की दुकान में गए और बी की दुकान में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई थी जिसपे आपका दिल आ गया। तो आपने क्या किया, आपने बी को बोला कि सुनो भाई, मैं तो पुलिस वाला हूं, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, जिससे कि बी जो ये वॉशिंग मशीन है वो आपको दे दे। और बी भी इस इंफ्लुएंस में आके, इस दबाव में आके इन्फ्लुएंस होके आपको ये वॉशिंग मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है। चाहे कॉस्ट के साथ भी दे या फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे, पर आपने उसको इंड्यूस किया है, ए ने उसको इंड्यूस किया है जिससे कि वो वॉशिंग मशीन उसे दे दे। तो जब भी आप किसी इंसान को कुछ फ्रॉडुलेंट फैक्ट्स बना के इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अपना सामान, अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दे, तो उस केस में आप लायबल हो जाते हैं फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग। तो दोस्तों, वैसे ही कुछ सिमिलर फैक्ट्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, जिसमें क्या होता है कि ए बी की दुकान में जाता है, वहां पे एक माइक्रोवेव ओवन रखा होता है। अब ए को बी से माइक्रोवेव ओवन चाहिए, तो वो इसको बोलता है कि सुनो भाई, मैं जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, मैं जीएसटी गुड सर्विस टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है वहां पे काम करता हूं, और ये माइक्रोवेव ओवन मुझे इंस्टॉलमेंट पे चाहिए। तो अब बी क्या करता है, जबकि ऑलरेडी वो इंस्टॉलमेंट पे देना नहीं चाहता है, बी क्या करता है, इस दबाव में आके इन्फ्लुएंस होके उसको कहता है कि ठीक है, आप माइक्रोवेव ओवन ले लो, क्योंकि बी को ये लगता है कि वो टैक्स लाइबिलिटीज जो उसके ऊपर इंपोज है उनसे बच जाएगा, टैक्स असेसमेंट अपने फेवर में करा लेगा अगर वो ए को ये माइक्रोवेव ओवन देता है। तो ऑल्दो इसका लालच होता है, पर इन्फ्लुएंस किस बात से होता है कि ये जीएसटी इंस्पेक्टर है, जो कि वो असलियत में नहीं होता है। और ये माइक्रोवेव ओवन वो ए को दे देता है, और ए उसकी पहली इंस्टॉलमेंट देके उस माइक्रोवेव ओवन की लेके चला जाता है, और बाद में पुलिस ए को चीटिंग के ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट कर देती है। तो अब दोस्तों, दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि क्या। फर्स्ट ऑप्शन है ए कमिटेड चीटिंग बिकॉज ही इंड्यूस्ड बी, उसने बी को इन्फ्लुएंस किया टू पार्ट अवे विद माइक्रोवेव ओवन पोजिंग एज दो दैट ही वाज फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। तो आंसर दोस्तों, ये ए तो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल को भी रिजेंबल कर रहा है, और जैसे कि उसने इन्फ्लुएंस बना के उससे वो माइक्रोवेव ओवन ले लिया है, तो हाँ, ऑफेंस ऑफ चीटिंग तो उसने कमिट किया है। तो दोस्तों, बी ऑप्शन देखते हैं, जो कि कह रहा है ए कमिटेड चीटिंग, ये भी कह रहा है कि हाँ चीटिंग की है, बिकॉज बी हैंडेड ओवर द आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट फेवरेबल असेसमेंट फ्रॉम ए। पर दोस्तों, बात ये नहीं है कि बी ने उसको माइक्रोवेव ओवन फेवरेबल असेसमेंट की वजह से दे दिया जिसकी वजह से ए लायबल है चीटिंग के लिए, बल्कि बात ये है कि ए ने खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताया, जिससे कि जो बी है वो अपनी प्रॉपर्टी माइक्रोवेव ओवन के फॉर्म में उसको दे दे, जो कि उसने दे भी दी है। तो दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो प्रिंसिपल कह रहा है पर्सन इज गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। दोस्तों, एक छोटा सा डिफरेंस आपको याद रखना है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में। एक मैं इलस्ट्रेशन आपको देता हूं। आप मानिए कि आप हैं ए, आप सोच रहे होंगे हर ऑफेंस मेरे ऊपर ही, मतलब मैं ही अपराधी दिख रहा हूं, पर ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे आप अपराधी बन के। तो आप हो ए और आपको बी से दुश्मनी है। अब आप इसको क्या करते हो, ए के सर पे एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मतलब खाली 10 मीटर की दूरी से आप उसके सर पे गोली चलाते हो। तो दोस्तों, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि आपका इंटेंशन ये था कि उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि एक तो आपने एकदम 10 मीटर की दूरी से गोली चलाई, दूसरी बात उसके सर पे चलाई। तो आप हर एक सर्कमस्टांसेस में यही चाहते थे कि उसकी डेथ हो जाए।
वहीं बाय चांस दोस्तों अगर ऐसा होता कि ए और बी, आप ए हैं और वो बी है और वो 100 मीटर की दूरी पे है और आप उसके इंटेंशनली पैरों पे गोली चलाते हैं, तो फैक्ट्स दोस्तों ये बताते हैं कि आपकी इंटेंशन शायद ये नहीं रही होगी कि उसको मार दिया जाए, क्योंकि अगर मारना होता तो आप सीधा सर पे गोली चलाते। तो जिन केसेस में ये एकदम बात प्रूव हो जाती है फैक्ट्स के थ्रू या फिर बाकी चीजों के थ्रू कि किसी की इंटेंशन है दूसरे बंदे को जान से मार देने की, तो उस केस में वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर बन जाता है। दोस्तों ऑल मर्डर्स आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड्स आर नॉट मर्डर, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों फैक्ट्स है कि ए जो है, ए जॉन्डिस, उसके साथ ही साथ कोई ब्रेन की बीमारी थी उससे जूझ रहा था, ब्रेन इन्फ्लेमेशन से, और ये बात बी को अच्छे से पता थी। तो एक दिन क्या हुआ, ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, जिसमें ए ने बी को मार दिया थप्पड़, थप्पड़ मार दिया जोर से बी को ए ने। अब क्या होता है कि बी को बहुत तेज गुस्सा आता है, एकदम आग बबूला हो जाता है, पागल हो जाता है वो, और वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और ए के सर पे एक जोर से डंडा मार देता है, जिसकी वजह से ए की डेथ हो जाती है। तो अब दोस्तों बात यह है कि क्या इस केस में वो मर्डर के लिए लायबल होगा या कल्पेबल होमिसाइड के लिए। तो अगर हम ध्यान से दोस्तों देखें इन फैक्ट्स को, तो ऑल्दो बी को यह बात पता थी कि वो ब्रेन की कोई बीमारी से जूझ रहा है, पर जब उसने ये डंडा मारा तो ऐसा नहीं कि कोई प्री प्लान या फिर कुछ मन में उसकी इंटेंशन थी फैक्ट्स के हिसाब से कि पहले से उसके मन में कोई इंटेंशन थी कि इसके सर पे डंडा मारता हूं ये मर जाएगा। वो उसने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में मारा है, एकदम से आग बबूला हो गया क्योंकि ए ने उसको थप्पड़ मारा था, उससे उसकी पहले से ही कोई इंटेंशन नहीं रही थी उसको जान से मार देने की। तो इस केस में दोस्तों ऑल तो मारा गया है सर पे और ये बात भी उसे अच्छे से पता थी कि वो ब्रेन की बीमारी से जूझ रहा है, पर ये उसने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में किया, उसको एकदम से थप्पड़ खाने के बाद एकदम से गुस्सा आ गया जिसकी वजह से उसने उसको सर पे मारा है। तो दोस्तों इस केस में बी विल बी लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट फॉर मर्डर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें कोई भी इंटेंशन नजर नहीं आ रही है बी की तरफ से कि पहले से ही उसकी इंटेंशन थी उसे जान से मारने की। सो बी वॉज नॉट लायबल फॉर मर्डर बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू किल ए। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि है बाइगैमी से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते होंगे कि ऑलरेडी अगर आपकी शादी एक बार हुई भी है अंडर हिंदू मैरिज लॉ, अगर आपकी शादी हुई भी है तो उसी दौरान आप किसी और से शादी नहीं कर सकते जब तक डाइवोर्स ना हो जाए या आपके जो स्पाउस है उनकी डेथ ना हो जाए। तो दोस्तों वही प्रिंसिपल ये बात बता रहा है कि अगर आप शादी कर लेते हैं, एक शादी आपकी ऑलरेडी हुई है, उसी दौरान आप किसी और से भी शादी कर लेते हैं, तो आप ऑफेंस ऑफ बाइगैमी के लिए लायबल हो जाते हैं। बात याद रखिएगा, आपसे लीगल एप्टीट्यूड में पूछ सकता है। इस ऑफेंस को कहते हैं ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। तो अब क्या हुआ है दोस्तों इस केस में कि सुनील है एक इंसान और एक है रीता। इन दोनों की दोस्तों शादी हो चुकी है, 5 साल हो चुके हैं शादी को। अब क्या होता है कि इनकी 8 महीने की डॉटर भी है, 8 मंथ की डॉटर भी है। अब क्या होता है कुछ समय बाद पता लगा कोई एक एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से रीता हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और डॉक्टर्स दोस्तों ये बोल देते हैं कि इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम है, इनकी डेथ हो सकती है। तो अभी उनकी डेथ नहीं हुई है पर वो हॉस्पिटल में एडमिट है और डॉक्टर्स ने बोला है कि उनकी डेथ कॉज हो सकती है इन ऑल प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस। इसी दौरान सुनील की एक दोस्त है शिल्पा, जो इनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखो मेरी 8 महीने की डॉटर है उसका आप ख्याल रख लो। पर शिल्पा ये बोलती है कि नहीं, मैं डॉटर का ख्याल तभी रखूंगी जब आप मुझसे शादी कर लोगे। तो इसमें क्या करते हैं भाई साहब, इनसे शादी कर लेते हैं, जबकि अभी तक जो उनकी पहली वाइफ थी उसकी डेथ नहीं हुई थी। तो दोस्तों ऑप्शन यही है कि इनमें से क्या उन्होंने बाइगैमी का जो ऑफेंस है वो कमिट किया है या नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन है कि शिल्पा फोर्स सुनील टू मैरी हर सो ही डिड नॉट कमिट एनी ऑफेंस। तो दोस्तों ये बात तो नहीं है कि अगर दूसरे ने फोर्स किया आपको कि मेरे से शादी करो मेरे से शादी करो, आपने शादी कर ली तो आपके ऊपर ये ऑफेंस के लिए आप लायबल नहीं होंगे, ऐसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन ए तो है बिल्कुल ही इनकरेक्ट। दूसरा है कि भाई सुनील क्या करता, हो तो एकदम हेल्पलेस सिचुएशन में था, उसको अपनी बच्ची का ख्याल रखवाना था इसलिए उसने शादी कर ली। तो ऐसे तो हर आदमी ये कंडीशन बना देगा कि क्या करूं सर, मैं तो एकदम बचपन के प्यार में पागल हो गया था जिसकी वजह से मैंने शादी कर ली। तो ये सब भी कोई बहानेबाजी नहीं चल सकती है लॉ में। तीसरा है
कि मिस्टर सुनील ने शिल्पा से शादी करके एक ऑफेंस कमिट किया है। तो ये आंसर है एकदम सही, क्योंकि ऑल दो शिल्पा एक ऐसी कंडीशन में थी जहां पे उनके बचने के चांसेस नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट थे, पर फिर भी अभी तक उनकी डेथ नहीं हुई थी। पर उसी दौरान उन्होंने सॉरी, रीता की अभी भी ऐसी कंडीशन नहीं थी दोस्तों कि एकदम वो डेथ हो चुकी हो, पर ऐसी कंडीशंस थी जिसमें उनके बचने के चांसेस काफी कम थे, पर उसी दौरान उन्होंने शिल्पा से शादी कर ली। तो ये ऑफेंस जो उन्होंने कमिट किया है वो किया ऑफेंस ऑफ बाइगेमी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप इमोशंस को इसमें इन्वॉल्व कर देते तो शायद आप बी को मार्क कर देते कि यार बच्ची का क्या होगा, ये क्या होगा। ये इमोशंस लॉ में नहीं चलते। अब दोस्तों एक और ऑफेंस है, ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। उसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस आपको कोई प्रॉपर्टी दिखती है, आपके पास क्या है, आप मानिए कि आपके पास अमेजोन ने आपके पास एक मोबाइल फोन डिलीवर कर दिया है, ठीक है, और आपको घर पे जाते हो तो पता लगता है कि एक मोबाइल आया हुआ है। तो आप सोचते हो यार मैंने तो कोई मोबाइल लिया ही नहीं है, मतलब मेरा तो ये मोबाइल हो ही नहीं सकता, और आपको समझ में आ जाता है किसी सी बंदे का था ये मोबाइल, क्योंकि बिल पे लिखा होता है। अब आप क्या करते हो, इस मोबाइल को यूज करने लगते हो, आराम से चलाने लगते हो, और ये मोबाइल सी को नहीं देते वापस, जबकि वो आपसे इसके बारे में पूछता भी है। तो इस केस में दोस्तों क्या होता है, इस केस में ऑफेंस माना जाता है ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। जब आप ये बात जानते हुए कि दूसरे की प्रॉपर्टी है उसको इस्तेमाल करने लगते हो, उसको यूज करने लगते हो, तो इस केस में आप फॉर एन ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन लायबल माने जाते हो। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ कि जेड की पोजीशन में एक प्रॉपर्टी थी, कोई गुड था, जेड की पोजीशन में थी ये प्रॉपर्टी। तो ए को क्या लगता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, और वो जेड की पोजीशन से ये प्रॉपर्टी लेके चले जाते हैं ये सोच के कि ये प्रॉपर्टी तो भाई मेरी है। अब इन्हें बाद में पता लगता है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, ये प्रॉपर्टी तो जेड की ही थी, पर उसके बावजूद भी वो ये प्रॉपर्टी एक स्ट्रेंजर को बेच देते हैं। ये प्रॉपर्टी वो उठा के, जबकि उन्हें पता लग जाता है कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं जेड की ही है, ये प्रॉपर्टी उठा के वो बेच देते हैं किसी स्ट्रेंजर को। तो इस केस में दोस्तों ऑल्दो जब वो प्रॉपर्टी वो जेड की पोजीशन से लाए तब उन्हें यही लगा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। तो जब ये प्रॉपर्टी का मूवमेंट हुआ तो उस दौरान वो थेफ्ट के लिए तो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उस दौरान उन्हें यही लगा था कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। पर जब उन्हें ये पता लग गया कि ये प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने एक स्ट्रेंजर को बेच दी, एक अनजान आदमी को बेच दी। तो जैसे ही ये प्रॉपर्टी उन्होंने दूसरे को बेची तो उसी समय ये लायबल हो गए फॉर द ऑफेंस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन। तो दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कि ए में बी गिल्टी ऑफ थेफ्ट बट नॉट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन। तो आंसर है गलत, क्योंकि दोस्तों थेफ्ट के लिए तो वो लायबल नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो प्रॉपर्टी उन्होंने मूव की जेड की पोजीशन से तब उन्हें यही लगा था कि उनकी प्रॉपर्टी है, और मिस एप्रोप्रिएशन के लिए तो वो लायबल हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और बी है दोस्तों कि ए इज गिल्टी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन। तो ये ऑप्शन तो है बिल्कुल सही, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक बार ऑप्शन सी और डी भी देख लेते हैं। ए इज नॉट गिल्टी बिकॉज व्हेन ही टुक द प्रॉपर्टी ही बिलीव्ड इन गुड फेट टू बी हिज। हाँ, तो हम बात ये कह रहे हैं कि जब वो प्रॉपर्टी का मूवमेंट हुआ तब तो उन्हें यही लगा कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, पर जब उन्हें पता लग गया था कि ये प्रॉपर्टी जेड की है तो ये प्रॉपर्टी उन्हें जेड को दे देनी चाहिए, ना कि स्ट्रेंजर को बेचनी चाहिए थी। तो ये ऑप्शन भी है बिल्कुल गलत। तो दोस्तों ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये प्रिंसिपल है, और ये कह रहा है कि अगर पेरेंट्स का कोई बच्चा है, कोई माइनर चाइल्ड है, और उसको वो ये अपॉर्चुनिटी दे देते हैं कि वो टॉर्ट कमिट कर दे, तो उस केस में पेरेंट्स ही लायबल माने जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई माइनर चाइल्ड के जो गार्जियन होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट करते हैं जिसकी वजह से कोई चाइल्ड कोई टॉर्ट कमिट कर देता है, तो उस केस में वो लायबिलिटी पेरेंट्स की होती है। तो इसमें क्या हुआ कि एक फादर साहब को आया बहुत ही प्यार किसी एक दिन किसी अपने बच्चे पे, जिसकी उम्र थी 17 साल, तो माइनर था ये, और उसको उन्होंने लाके दे दिए गन। बोले जा बेटा अब उम्र हो गई है ऐसे खिलौनों के साथ खेलने की। तो अब वो गन तो ले आए। अब बाद में जब उन्हें पता लगा कि वो हवाओं में फायरिंग कर रहा है, इधर उधर फायरिंग कर रहा है, मिस्चीफ क्रिएट कर रहा है, तो ये गन लेके उन्होंने अपने पास रख ली, अपने पास उठा के रख दी। अब क्या होता है कि जब ये गन वो ले लेते हैं तो इसको जाके रख देते हैं एक स्टोर रूम में, ठीक है। अब ये बच्चा क्या करता है, ये बच्चा जाता है उस स्टोर रूम में और वो गन लेके आ जाता है, और ए को उस गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसको छोटी मोटी चोट लग जाती है। और इस केस में जो ए है वो उसके फादर को सू कर देता है।
तो इस केस में दोस्तों आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? क्या उसके जो फादर साहब हैं वो लायबल होंगे? क्या उनको कंपेंसेशन देना पड़ेगा? विल ही बी लायबल फॉर द टॉर्ट कमिटेड बाय हिज सन? तो दोस्तों इस ऑप्शन में, इस आंसर में पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि बेटे की उम्र 17 साल थी, तो बेटा माइनर था। फादर ने ही उसको अपॉर्चुनिटी दी एक टॉर्ट कमिट करने की, क्योंकि उन्होंने ही वो गन ला के दी उसे। उसके साथ ही साथ आखिरी में जो उनका बेटा है उसने एक टॉर्ट कमिट भी कर दिया ए के अगेंस्ट। तो इस केस में दोस्तों उसके जो फादर हैं वो लायबल होंगे एंड ही हैज टू पे द कंपनसेशन। तो आंसर होगा yes, as he was the one who gave him the gun and allow him to use it, क्योंकि उन्होंने ही वो गन लाके उसको दी थी और वो अपॉर्चुनिटी दी थी जिससे कि वो टॉर्ट कमिट कर पाए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। थैंक यू सो मच।